हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए यूनिट 2 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यूनिट 2 बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे कीमोथेरेपी के ऊपर दी हुई है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मेजर टॉपिक्स हैं, हमारा सल्फोनामाइड्स है और दूसरा हमारा एंटीबायोटिक्स है। अब देखिए ये जो पूरी फार्माकोलॉजी का सिलेबस है, यहाँ पे आगे आप लोग जो भी टॉपिक्स देखने वाले हो, इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स आप लोग के यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी मिलने वाले हैं और मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको पता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी सिंथेसिस और सार होती है और फार्माकोलॉजी में बेसिकली हमारा यहाँ पे एडीएमई वगैरह हमें थोड़ा सा लिखना होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई देखिए टॉपिक तो सेम ही रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी की पूरी कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ ली है तब तो देखा जाए तो ये सब टॉपिक्स भी आप लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ लिए, क्योंकि इसमें कुछ नया थोड़ी मिलने वाला है, बस आप लोग को एडीएमई एक्स्ट्रा लिख देना है। बाकी देखिए अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के ही जो लेक्चर्स हैं वो हम यहाँ पे इसमें कंपाइल करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ से कंपाइल करेंगे और जो एडीएमई होगा वो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम कर भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोग का भी जो है कह सकते हो एक ही टॉपिक को दो अलग अलग तरीके से ना पढ़ना पड़े। बाकी देखा जाए तो इसकी नोट्स पहले थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर हुई थी, बट यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री से कंपाइल करके यहाँ पे नोट्स इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नोट्स भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यूनिट 2 की नोट्स यहाँ पे थोड़ी अपडेट करी गई है। और बाकी अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका जनरल प्रिंसिपल तो देखना ही है। उसके बाद यहाँ पे सल्फोनामाइड्स हो गया, क्वाट्रिमॉक्साजोल, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल से ही कंपाइल करके, और एंटीबायोटिक्स तो भाई पूरा यहाँ पे मेडिसिनल में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से सारी चीज़ें कंबाइन करके हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करें। अच्छा देखिए नोट्स तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो आपको पता ही है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कीमोथेरेपी के बारे में, तो कीमोथेरेपी का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा है। कीमोथेरेपी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा है? कीमोथेरेपी को हम लोगों ने पढ़ा था अपने एंटी कैंसर एजेंट्स में या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स में। कहाँ? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। किस सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर में। याद आया? कुछ नहीं याद आया, कोई बात नहीं। कीमोथेरेपी का यूज बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। लेकिन देखिए वैसे तो कीमोथेरेपी हमारी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस कीमोथेरेपी को समझना चाहें तो कीमोथेरेपी मतलब क्या है? कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी हम लोग किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट यहाँ पे अपने कुछ केमिकल एजेंट्स के थ्रू करते हैं तो वही हमारी कीमोथेरेपी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होते, बल्कि देखिए कीमोथेरेपी का मतलब है कि यहाँ पे जनरली जो हमारे केमिकल एजेंट्स हैं ना, ये केमिकल एजेंट्स हमारे डराइव किए जाते हैं कह सकते हो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी दवाएं होती हैं कीमोथेरेपी के अंदर, ये ज़्यादातर हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए वैसे तो इसका यूज हम लोग बहुत इफेक्टिवली कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, लेकिन देखा जाए ना तो कीमोथेरेपी के अंदर जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं तो उनका यूज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। यानी कि देखिए इन्फेक्टियस मतलब कि ऐसे डिजीज जो कि यहाँ पे इन्फेक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती रहती है, तो इन सारे डिजीज के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इन ड्रग्स का यूज करते हैं कीमोथेरेपी के अंदर जो भी ड्रग्स आती हैं। अब देखा जाए तो कीमोथेरेपी के अंदर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग का एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है, ये जो आप लोग का यूटीआई है, इसके अंदर जो भी डिजीज हैं, और यहाँ पे देखिए जो भी आप लोग का एंटीबायोटिक्स है, देखिए कीमोथेरेपी ही पूरी दी हुई है मैं आप लोग के फार्माकोलॉजी में। और कीमोथेरेपी का मतलब कुछ खास नहीं है, ये जो आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ी थी ना, यही सारी हमारी कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स होती हैं। तो आप अब एंटीबायोटिक्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं भाई? हमारे जो भी कह सकते हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो भी हमारे इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज किए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक बात समझिए कि अगर कोई इन्फेक्शन है और अगर मान लीजिए कि वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा इन्वॉल्व हो रहा है इन इन्फेक्शन को कॉज करने में, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है ना तो हमें दवा भी ऐसी देनी होगी जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। और यहाँ पे देखिए अगर हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो हमें कुछ ऐसी दवा देनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल यहाँ पे इसके बराबर हो, है ना, कि जो इसको कह सकते हो बराबर की कह सकते हो टक्कर दे सके या फिर कह सकते हो इसके अगेंस्ट इफेक्टिवली काम कर सके। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे इनकी जो दवाएं होती है ना वो भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो दवा होती है वो भी हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी दवाएं हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं वही हमारी हो जाती है बेसिकली यहाँ पे एंटीबायोटिक्स।
ठीक है। तो सिंपल सी था कि एंटीबायोटिक्स कुछ खास नहीं। एंटीबायोटिक्स हमारी वो दवाएं हैं जो कि हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं, और इनका यूज हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो अपने इन्फेक्टियस डिजीज और हमारे कैंसरस सेल्स के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली यूज करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इनका यूज हम लोग जो है अपने कह सकते हो जो भी हमारे इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में भी करते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो गए, उन सब के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके थोड़ा सा जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई कीमोथेरेपी हमारा कैसे काम करता है। देखिए ये दो तरीके से काम करता है, या तो ये हमारी जो भी हमारी कह सकते हो अगर हम लोग कैंसर के केस में बात करें, देखिए हम लोगों ने देखा कि कीमोथेरेपी का यूज दो तरीके से होता है, एक कैंसर के ट्रीटमेंट में, एक हमारा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट में, है ना, मतलब इन्फेक्टियस डिजीज के। तो यहाँ पे देखिए चाहे हमारे कैंसर सेल्स हों, चाहे हमारा कह सकते हो जो भी हमारे माइक्रोब्स हों, तो कैंसर सेल्स को तो देखिए सबसे पहली बात कैंसर सेल्स को तो ये यहाँ पे इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए इट वर्क्स थ्रू आउट द बॉडी टू टारगेट कैंसर बट कैन ऑल्सो अफेक्ट हेल्दी सेल्स कॉजिंग साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप लोगों को कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो कैंसर में क्या होता है, जो हमारी सेल डिवीजन है, जैसे नॉर्मली क्या होता है एक सेल यहाँ पे दो सेल में डिवाइड होती है, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि यहाँ पे सेल डिवीजन यहाँ पे बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है और एक सेल यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कह सकते हो ये जो हमारे मतलब कि अनलिमिटेड डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हो जाती हैं, इनको हमारी यहाँ पे क्या होता है, इनको हमारी ये जो कीमोथेरेपी टारगेट करती है। अब ये कीमोथेरेपी क्या करते हैं, इन सेल्स को कह सकते हो इन सेल्स की डिवीजन को रोकती है या फिर इन सेल्स को किल करती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि देखिए जब कीमोथेरेपी यहाँ पे इन सेल्स को टारगेट कर रही होती है तो कभी कभी हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स हैं हमारी बॉडी की, उनको भी यहाँ पे ये टारगेट कर देती है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कीमोथेरेपी क्या होता है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इसीलिए देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पे इसीलिए बहुत ही अगर आप लोग को पता हो बहुत ही पेनफुल होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ये दवाएं होती हैं ये कभी कभी हमारी हेल्दी सेल्स को भी टारगेट कर देती हैं। बाकी देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है कि द गोल इज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड ट्रीट इन्फेक्टियस डिजीज विथ मिनिमम हार्म टू नॉर्मल टिश्यूज और होस्ट सेल्स। यानी कि देखिए भाई मेन हमारा गोल यही होता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी कैंसर सेल्स हैं और हमारी यहाँ पे इन्फेक्टियस डिजीज हैं, हम लोग यहाँ पे उन्हीं को टारगेट करें, जो भी हमारे इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को टारगेट करें, और हमारे हेल्दी सेल्स या फिर जो हमारा होस्ट सेल है, देखिए कुछ हमारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे कह सकते हो ह्यूमन बॉडी को एज अ होस्ट बना के हमारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो वहाँ पे अभी हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि हमारे ह्यूमन सेल्स को डैमेज ना हो। तो यही हमारा मेन गोल होता है। और बाकी ये दो तरीके से काम करती हैं, हमारी बैक ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या फिर ग्रोथ को या फिर डायरेक्टली किल कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, कुछ खास नई चीज़ नहीं है। और बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ है कि हमारे इसके अंदर देखिए इसके अंदर हमारा मेनली क्या क्या हमारा एंटीबायोटिक्स आ जाता है या फिर एंटी माइक्रोबियल्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स मतलब कि हमारी सिंपल सी बात है जो कि हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, और एंटी माइक्रोबियल्स देखिए एंटी माइक्रोबियल्स मतलब कि जो हमारी माइक्रोबियल डिजीज को ट्रीट करती हैं। अब देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स भी हमारा एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल ही है ना। और बाकी एंटी माइक्रोबियल के अंदर और भी हमारे कह सकते हो एक वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स आ जाते हैं, उनको ट्रीट करने वाली जो दवाएं होती है वो एंटी माइक्रोबियल्स हो जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स मतलब जो स्पेसिफिकली हमारे बैक्टीरिया को ही टारगेट करती है। बाकी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो कि हमारे बैक्टीरिया के अलावा हमारे बहुत सारे अदर माइक्रोब्स को भी टारगेट करती हैं, जैसे फंजाई वगैरह को हो गया। आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा होगा मेडिसिनल का तो आप लोगों को पता होगा। अब थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात कीमोथेरेपी जो है यहाँ पे पॉल एरलिक के द्वारा डिस्कवर करी गई थी, और 1988 में जो हमारे एरलिक थे, ठीक है, इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था इनको इनकी डिस्कवरी के लिए। और बाकी देखिए 1909 में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे पॉल एरलिक साहब थे और यहाँ पे इनके जो स्टूडेंट थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले हमारे सिफिलिस थी, तो सिफिलिस यहाँ पे जो हमारी सिफिलिस एक टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि हमारा था यहाँ पे सेल्वर्सन या फिर यही का हमारा हो जाता है एर्सफेनामिन। ठीक है, ये हमारी ड्रग थी, इसको सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था। बाकी देखिए जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है इसका गोल्डन एज यहाँ पे हमारा 1928 में स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने हमारे पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। और पेनिसिलिन क्या थी भाई, पेनिसिलिन हमारी बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट थी, जो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई हमारा एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट करती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो पेनिसिलिन था, इसका मास प्रोडक्शन देखिए जब यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया तो इन्होंने इसको यहाँ पे एक बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया था, लेकिन यहाँ पे ये पेनिसिलिन को आइसोलेट नहीं कर पाए थे, मतलब पेनिसिलिन को निकाल नहीं पाए थे आप ऐसे ड्रग के फॉर्म में। लेकिन बाद में इसका जो आइसोलेशन था वो यहाँ पे 1940 में किया गया था
फ्लोरे एंड चेन के वर्क के थ्रू, और यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये था हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह जो कि इतना ज़्यादा मेन नहीं था। और मेन हमारा यहाँ पे आ जाता है सल्फोनामाइड्स। तो यहाँ पे देखिए जो सल्फोनामाइड्स है, तो अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो आप लोग के सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सल्फोनामाइड्स एंड कॉट्रीमॉक्साजोल। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फोनामाइड्स है, तो सल्फोनामाइड्स को ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कवर किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वहीं से हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि सल्फोनामाइड्स हम लोग वहाँ से देख लेंगे, और जो कॉट्रीमॉक्साजोल है, चूँकि ये हमारी एक ड्रग है जो कि हमारी सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने सल्फोनामाइड्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सल्फोनामाइड्स के बारे में। अब देखिए सल्फोनामाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कोई पार्टिकुलर किसी स्पेशल कैटेगरी की ड्रग नहीं है, बल्कि सल्फोनामाइड, देखिए सल्फोनामाइड का मतलब है कि अगर किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में आप लोग को SO2NH2 यानी कि देखिए कुछ इस टाइप का ग्रुप अगर आप लोग को देखने को मिले, या फिर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, अगर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को किसी ड्रग में देखने को मिले तो वो ड्रग हमारी सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि सल्फोनामाइड्स हमारे स्पेशली एंटीबैक्टीरियल ही होते हैं, या फिर मतलब कि किसी पार्टिकुलर क्लास में बिलोंग नहीं करते हैं। ये बहुत अलग अलग क्लास की ड्रग में बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मेजरली बात करें तो हाँ, मेजर सल्फोनामाइड्स हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सल्फोनामाइड्स सिर्फ हमारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये हमारे और भी बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले इनको यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यहाँ पे 1900 में गेरहार्ड डॉम के थोड़ा यहाँ पे हमारे सर थे, गेरहार्ड डॉम, ठीक है, पता नहीं ये क्लास मतलब कैसे यहाँ पे इसको बोला जाएगा, बट प्रोनाउंस कैसे करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर थे 1939 में अपनी इसी डिस्कवरी के लिए। बाकी देखिए जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं इनके अंदर हमारा यहाँ पे SO2NH2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो सल्फोनामाइड डिस्कवर हुई थी वो थी हमारी प्रोंटोसिल, और ये हमारी एक प्रो ड्रग थी जिसका एक्टिव फॉर्म होता है सल्फोनिलामाइड। तो ये हमारा था यहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री वगैरह। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा और देखना चाहें तो मोस्ट एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स आर पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। देखिए पैरा अमीनो बेंजीन से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे जितने टाइप के कह सकते हो एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सल्फोनामाइड्स और भी बहुत सारे ड्रग में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमारा सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसमें हमारा ये कॉमन रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो क्या होता है पैरा अमीनो बेंजीन। देखिए पैरा, इस पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, और ये हमारा बेंजीन है, और हमारे यहाँ पे सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिंग के इस जनरल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। और बाकी हम लोग बात करें तो इसमें हमारा NH2 होता है पैरा पोजीशन पे, जो कि एसेंशियल होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, अगर एक वर्ड में समझना चाहो कि देखिए बैक्टीरिया जो हमारा डीएनए है, डीएनए बनता है, डीएनए की सिंथेसिस में फॉलिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और फॉलिक एसिड को बनाने में हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और उसको बनाने में हमारा एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपिट्यूरेट सिंथेस, ठीक है। तो ये एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही एंजाइम क्या होता है, पाबा को हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और यही आगे चल के हमारा बनाता है, यही हमारा आगे चल के फॉलिक एसिड बनाता है। तो आप ये समझिए कि ये जो हमारा सल्फोनामाइड्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, हमारा कह सकते हो एंजाइम जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो है कह सकते हो डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं फॉर्म हो पाता है, और जब ये नहीं फॉर्म होगा, देखिए ये सारे होते हैं फॉलिक एसिड के प्रीकर्सर, यानी इसको फॉलिक एसिड को बनाने में हमारा DHF, THF और हमारा पाबा और हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरिक एसिड ये सब रोल प्ले करते हैं। तो हम लोगों ने किसी एक को भी ब्लॉक किया तो हमारा फॉलिक एसिड नहीं बनेगी, और विदाउट फॉलिक एसिड बैक्टीरिया कांट मेक डीएनए और प्रोटीन्स। तो बस इस तरीके से हमारा सल्फोनामाइड्स का जो है कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब देखिए आपके सिलेबस में वैसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जनरली बात करते हैं कि जनरली इसको हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, थर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए
साइट ऑफ एक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइट ऑफ एक्शन का मतलब है कि किस जगह पे यहाँ पे अपना एक्शन शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए जनरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे सल्फानिलमाइड वगैरह हो गई। यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमारा सल्फाजोल हो गई। और उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो हमारा सल्फासैलाजाइन हो गई। तो इसी तरीके से देखिए अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप के सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके बेसिस पे मतलब हमारा शॉर्ट एक्टिंग में ये सारी आ जाती हैं, इंटरमीडिएट हो गई, लॉन्ग एक्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें आप लोग समझते हो कि कितना ज़्यादा टाइम तक एक्शन हमें देगा। और फिर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए कि जो हमारा N1 था, अगर हमारा N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड है तो वो हमारा यहाँ पे ये सारे हैं। फिर N4 अगर N4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे ये सारे हैं। N1 N4 दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे ये सारे हमारे सक्सिनिल वगैरह हैं। और मिसलेनियस की बात करें तो हमारा मेफेनेवेट सोडियम हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अब देखिए ये था हमारे यहाँ पे सल्फोनामाइड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इसके फार्माकोलॉजी के बारे में, यानी कि जो हमारा इसका फार्माकोकाइनेटिक है और जो भी यूजेज वगैरह हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है तो इसमें देखिए जो हमारे सल्फोनामाइड्स के अंदर जितनी भी ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर तो इनको हम लोग यहाँ पे ओरली ही लेते हैं और यहाँ पे इनका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे CSF में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। बाकी इनका मेटाबॉलिज्म हमारा एसिडाइलेशन और कॉन्जुगेशन के थ्रू हमारा लिवर में ही हो जाता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारा यूरिन के थ्रू यहाँ पे अनचेंज या फिर मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर जो आप लोग की ड्रग्स हैं उनका सेम ही मिलेगा, कुछ इसमें नया नहीं लिखना रहता है ना। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ईजी पार्ट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट या फिर कह सकते हो साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारा एनीमिया हो गया, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है हमारे ब्लड में, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया, जी मचलाना, और हमारा हेपेटाइटिस लीवर डिजीज होती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, और यहाँ पे ल्यूकोपोनिया यानी कि हमारा लो WBC काउंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके थेरापेटिक यूजेज यानी कि इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं तो देखिए हमारा UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारा ब्रोंकस, हमारी जो ब्रोंकस होती है वहाँ पे अगर हमें कोई कुछ इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वगैरह हो रखे हैं वहाँ पे हम लोग करते हैं। निमोनिया हो गया, बर्न्स हो गया, मेनिंजाइटिस जहाँ हमारी ब्रेन की मेनिंजस लेयर होती है वहाँ पे अगर कुछ इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है वहाँ पे हम लोग करते हैं। और र्यूमेटिक फीवर देखिए एक टाइप का यहाँ पे भी हमारा इन्फ्लामेटरी फीवर होता है, ठीक है। और एक टाइप का हमारा स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इन सल्फोनामाइड्स का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी जो हमारी सिलेबस में ड्रग दे रखी है कॉट्रिमॉक्साजोल। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना तो कॉट्रिमॉक्साजोल बेसिकली कोई सिंगल ड्रग नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो दो दवाएं कौन कौन सी होती है, हमारा सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही कह सकते हो स्ट्रांगली हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को टारगेट करता है। अब इसमें देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो सल्फामेथॉक्साजोल है ये तो हमारी इसी सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग होती है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे ट्राईमेथोप्रिम है ये हमारी एक दूसरी क्लास में बिलोंग करती है, जो कि हमारा होता है फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये हमारी इस क्लास की ड्रग होती है। बाकी देखिए दोनों का एक्शन थोड़ा सा सिमिलर सा ही होता है, क्योंकि देखिए दोनों कहीं ना कहीं हमारे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सल्फोनामाइड्स में देखा कि ये भी हमारा फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है। एट लास्ट में डाईहाइड्रोपिट्रियोट सिंथेस को रोक के ये क्या करता है, फॉलिक एसिड को ही तो बनने से रोकता है। और फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारा DNA को बनने से रोकता है। अगर फॉलिक एसिड नहीं रहा तो DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं तो RNA नहीं, RNA नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ट्राईमेथोप्रिम की बात करें तो ये हमारी थोड़ा सा फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर होती है। तो काम तो ये भी वही कर रही है ना भाई, ये भी हमारा कह सकते हो जो है हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एक एंजाइम होता है, जो कि हमारा DHF को THF में और THF को फर्दर यहाँ पे फॉलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों काम एट लास्ट में हमारा फॉलिक एसिड को रोकने का ही कर रहे हैं। तो इन दोनों को साथ में जब हम लोग देते हैं तो डुअल एक्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया पूरी तरीके से यहाँ पे इनहिबिट और किल हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए दोनों का वही चीज़ है कि हमारा सल्फामेथॉक्साजोल जो है इस एंजाइम को ब्लॉक करता है और ट्राईमेथोप्रिम हमारा जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को ब्लॉक करता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पे अपना एक्शन शो कर देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉट्रिमॉक्साजोल की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसका जो एब्जॉर्प्शन है तो हमारा ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं और पीक लेवल पे लगभग 1 से 4 घंटे में पहुंच जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वाइडली जो है लंग्स, किडनी और CSF में हो जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में मेटाबोलाइज और किडनी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो लगभग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर सा ही हमें देखने को मिल जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे कह सकते हो एनीमिया, मतलब वही जो हमारी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकोपेनिया, तो ल्यूकोपेनिया में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा WBC काउंट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लो हो जाता है।
और उसके बाद देखिए हेपेटाइटिस, तो ये भी हमारे यहाँ पे जो है भाई लिवर में जो हमारा इन्फेक्टियस डिजीज हो जाती है तो हमारा हेपेटाइटिस हो गया। और उसके बाद देखिए जो हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स लेवल थोड़ा सा यहाँ पे लो हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं वहाँ उसका लेवल जब यहाँ पे लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और उसके बाद देखिए जो हमारा क्रिस्टल यूरिया है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा यूरिन है, ठीक है, तो यूरिन में हमारा यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसके वो भी हमारा एक साइड इफेक्ट हो सकता है। वोमिटिंग, नॉजिया, टॉक्सिसिटी, ये सारे तो हमारे कॉमन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते ही हैं। और इसके अलावा देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज देखिए, इसका यूज हम लोग यूटीआई में सक्सेसफुली करते हैं। न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस, कॉलरा हमारी डिजीज होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कॉलरा मतलब जहाँ पे हमारा डायरिया वगैरह बहुत ही एक्सट्रीम डायरिया हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे HIV रिलेटेड इन्फेक्शंस, जो कि HIV हमारी डिजीज होती है और जो कि एड्स कॉज करती है, तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पे हमारा सल्फोनामाइड्स एंड कॉट्रिमॉक्साजोल। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो देखिए एंटीबायोटिक्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसी से थोड़ा सा कंपाइल करते हैं जहाँ तक भी हमारा चलता है, और उसके बाद देखिए जो फार्माकोकाइनेटिक है वो हम लोग यहाँ पे इसकी डिटेल में देख लेंगे। तो देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें, तो ये हमारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करती हैं। बाकी देखिए अब ये हमारा दो टाइप से काम करती हैं, या तो ये हमारे बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दिया तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल। और अगर मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिर्फ रोक रही है, इनहिबिट कर रही है, मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही है लेकिन उनको फर्दर कह सकते हो भाई बैक्टीरिया क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से रोक रही है, यानी कि उनके नंबर्स को और बढ़ने से रोक रही है, तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो दो तरीके के एक्शन हमारा करती हैं। बाकी देखिए एंटीबायोटिक्स आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिकेशंस इन मेडिसिन पार्टिकुलरली फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सीरियस, तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना ही पड़ता है, बाकी जनरली हमें नॉर्मली नहीं करना चाहिए। देखिए मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को कोई सीरियस डिजीज हुई है तब तो आप लोग यूज़ करोगे ही, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना बस अगर आप लोगों से कोई बोल दे रहा है जनरली कि हाँ इसके लिए आप एंटीबायोटिक ले लो, तो नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है बस, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एग्जाम्पल हमारा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो बहुत रेयर चीज़ है कि आप लोगों ने पेनिसिलिन का नाम नहीं सुना है, ठीक है। बाकी अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो देखिए हिस्ट्री वैसे तो देखा जाए बहुत डिटेल में हिस्ट्री हो सकती है, बट चूंकि एग्जाम में भी ज़्यादा ही पूछा नहीं जाता तो उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे देखिए भाई एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि हमारा यहाँ पे जो है भाई देखिए एंशिएंट टाइम में होता क्या था कि अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था छोटा मोटा भी, ठीक है, तो चूंकि एंटीबायोटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो वहाँ पे उसकी डेथ ही हो जाती थी सीधे। क्योंकि देखिए भाई बैक्टीरिया क्या होता है, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोका गया तो वो यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ रुकती नहीं थी, तो एट लास्ट में डेथ ही हो जाती थी, इवन छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहला जो एंटीबायोटिक यहाँ पे डिस्कवर किया गया वो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू किया गया, जो कि था हमारा यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि हमारा 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अब ये पेनिसिलिन इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मतलब इसको ये आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक हमारा यहाँ पे एक फंजाई था, मोल्ड था, जिससे यहाँ पे इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, लेकिन यहाँ पे इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब यूज करने लायक फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इसको आइसोलेट किसने किया, हमारा चेन एंड फ्लोरिन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पेनिसिलिन को यूज करने लायक बनाया। और यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा किया गया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स को यहाँ पे काउंटलेस लाइफ्स को यहाँ पे सेव किया गया। अब बाकी देखिए जो हमारे साइंटिस्ट बाद में सेलमैन वैक्समैन थे, तो उन्होंने भी हमारा एक बहुत ही जो है कह सकते हो इफेक्टिव एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया 1942 में। एंड उसके बाद हमारा पॉल एहरलिच सर थे, तो उन्होंने भी साइफिल्स के लिए जो है 1909 में कह सकते हो ट्रीटमेंट डिस्कवर किया। तो यही सारे हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स थे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें तो आप लोग को जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, और सेकंड यूनिट में आप लोग आओगे तो माइक्रोलाइट्स और मिसलेनियस ड्रग्स, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन देखिए क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा जनरल टर्म में देखते हैं कि एक्चुअल में मतलब कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे 5 टाइप से कर सकते हैं। पहला हो गया बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, केमिकल स्ट्रक्चर, नेचुरल सोर्सेज, और या फिर ये किस तरह का एक्शन शो कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो देखते हैं कि करके बहुत ही सिंपल, ये कुछ खास नहीं है। देखिए अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, कि मतलब कि एंटीबायोटिक आखिर में किस तरीके से काम कर रहे हैं,
तो अगर मान लीजिए कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, अभी हम लोग उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग सिंपली समझिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है अगर ये उसको इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि उसकी सिंथेसिस को रोक रहा है, तो उसमें हमारा पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन, ये सारे हमारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा हो गया इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हमारी बैक्टीरिया, अच्छा देखिए प्रोटीन भाई बहुत जरूरी है हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के लिए, तो अगर प्रोटीन को ही रोक दे रहे हैं तो उसमें हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स हो गए। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, डीएनए आरएनए, ये हमारा क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। तो अगर डीएनए आरएनए को रोक रहा है तो भाई ये रुक जाएगा, तो भी हमारा एट लास्ट में प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। और उसके बाद देखिए हमारा इनहिबिटर ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, तो फॉलिक एसिड भी अल्टीमेटली आप ऐसा समझिए कि डीएनए वगैरह में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, अगर हमारे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को रोक रहा है तो उसके बेसिस पे भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। अब स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम मतलब कि वो कितना ब्रॉडली काम कर रही है या फिर वो कितना नैरो काम कर रही है। तो देखिए भाई ब्रॉड मतलब कि जो कह सकते हो ज्यादा तरह के बैक्टीरिया पे काम करेंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को रोकने का काम कर सकती हैं, जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह हो गई। और नैरो मतलब कि जो किसी स्पेसिफिक, यानी कि जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही रोक रहा है या फिर सिर्फ ग्राम निगेटिव को रोक रहा है, तो उस तरीके से नैरो हो गया। बाकी देखिए बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए केमिकल स्ट्रक्चर मतलब इनके अंदर हमें जो है कुछ स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे बीटा लैक्टम के अंदर हमारे बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स में हमें अमीन और हमारा ग्लूकोज देखने को मिलता है, अमीनो शुगर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैक्रोलाइड्स, तो इनके अंदर हमें लार्ज लैक्टोन की रिंग देखने को मिलती है। टेट्रासाइक्लिन्स हो गए तो इनके अंदर हमें जो है 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसी तरीके से फ्लोरोक्विनोज, सल्फोनामाइड्स, मिसलेनियस, तो मतलब इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पे ये अलग अलग जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बाकी देखिए नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में देखिए भाई बेस्ड ऑन, मतलब सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में मतलब यहाँ पे सोर्सेज होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्सेज में देखिए भाई नेचुरल में हमारा नेचुरल मतलब कि जो नेचुरली डिराइव किए गए हो, सेमी सिंथेटिक मतलब कि जो नेचुरली भी डिराइव किए गए हो लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा लैब से जो है मॉडिफिकेशन भी करी गई हो, और सिंथेटिक मतलब कि जो सिर्फ जो पूरी तरीके से लैब में बनाई गई हो। और बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब कि जो बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दें, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब जो उसकी ग्रोथ को रोक दें। तो ये सारे हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप हो सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस में देखें तो आपके सिलेबस में देखिए जो हमारा पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, मैक्रोलाइड्स है, क्विनोलोन्स है, तो बहुत सारी मैं कह सकते हो एंटीबायोटिक्स आपके सिलेबस में दी हुई हैं। लेकिन अब इसमें देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स यहाँ पे एक ही क्लास की एंटीबायोटिक में बिलोंग करती हैं, जो कि हमारा होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। यानी कि देखिए जो हमारा पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है, इनका जो हमारा कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो काम करने का तरीका है और जो भी स्ट्रक्चर वगैरह भी है थोड़ा सा एकदम सिमिलर सही होता है, और ये दोनों बिलोंग करती हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं और इसका हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बीटा लैक्टम के अंदर समझ लेते हैं, और उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप लोग सिमिलरली यहाँ पे पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन किसी के अंदर भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर यहाँ पे इन दोनों को सेपरेटली हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बेसिकली इनका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके अंदर ना ये मतलब इसके अंदर देखिए अब इसके अंदर हमारा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन यही सब है। तो देखिए इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज क्या होगी, इनके अंदर कॉमन चीज होगी कि हमारा यहाँ पे बीटा लैक्टम की रिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमारी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बीटा पोजीशंस पे ही हमारे सारे सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये हमारी जो है बीटा लैक्टम की रिंग होती है। तो बस यही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ खास हमें नहीं पढ़ना था। और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स और मोनोबैक्टम्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखिए वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये क्लासिफिकेशन, बाकी इसका जनरल क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, बट हमें तो मेडिसिनल के हिसाब से ही देखना है, तो वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा जितना भी है, चाहे हमारा पेनिसिलिन हो, चाहे हमारा सेफेलोस्पोरिन हो और चाहे हमारा मोनोबैक्टम हो, इन तीनों का मतलब बीटा लैक्टम इनहिबिटर अलग चीज़ है, इसको हम लोग अभी देख लेंगे। तो इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल हमारा सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेंगे, और यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाकी सब में भी बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि यहाँ पे आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, और यही सारी चीज़ें आप लोग को चाहे पेनिसिलिन का पूछा जाए, चाहे सेफेलोस्पोरिन का पूछा जाए, यही
चीज़ें आप लोग को लिख के आनी है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिए कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए वैसे देखिए बैक्टीरिया जो है और अलग अलग टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जनरली हमारे मान के चलिए कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आसपास हमारे जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक तो हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें देखने को मिलती है हमारी सेल वॉल। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है हमारी किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। अब यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या है तो इसको भी हम लोग देखेंगे, बाकी आप लोग इतना समझिए कि जो हमारी सेल वॉल है तो ये हमारी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये काफ़ी थिक सेल वॉल होती है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसकी थिकनेस जो है काफ़ी अच्छी खासी थिकनेस हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बस यही होता है कि एक हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक हमारी होती है थिक सेल वॉल। ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अच्छा ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हमारी होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक हमारी होती है सेल वॉल। अच्छा सेल वॉल बनी तो इसकी भी पेप्टाइडोग्लाइकैन की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसको और इसको देखो तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी थिन है इसके कंपेयर में, मतलब कि इसकी सेल वॉल ना काफ़ी थिन सी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है कि इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए होता क्या है कि इसके पास हमें देखने को मिलती है एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि देखिए इसकी सेल वॉल यहाँ पे भले थिन है लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिल जाती है। तो ये होता है हमारा ग्राम नेगेटिव, ये होता है हमारा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव। अब इन दोनों के अंदर ही मेन चीज क्या है कि सेल वॉल दोनों के अंदर है, एक के अंदर थिन है एक के अंदर थिक है, और दोनों की सेल वॉल बनी किसकी है, बनी है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये करते क्या है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल व्हिच इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया सर्वाइवल। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही बनना रोक देते हैं, मतलब कि इसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब भाई देखिए ये जो सेल वॉल है ना ये बैक्टीरिया के लिए बहुत नेसेसरी होती है, मतलब कि अगर ये सेल वॉल ना हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा कह सकते हो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इनर ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सेल वॉल नहीं होगी तो अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे बर्स्ट हो जाएंगे और बैक्टीरिया की हमारी यहाँ पे डेथ हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी तरीके से सेल वॉल को रोक दें, इस सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, और वही उसी तरीके से हमारा ये बीटा लैक्टम काम करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। अब पेप्टाइडोग्लाइकैन को हम लोग पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब कि हमारा यहाँ पे हो जाता है पेप्टाइड, यानी कि हमारा अमीनो एसिड्स की चेन्स, यानी देखिए जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे दो चार अमीनो एसिड्स जो कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड चीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉन मतलब कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब हमारा होता है शुगर से, तो शुगर मतलब कि इसके अंदर हमें यहाँ पे शुगर चेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली समझें तो बैक्टीरिया सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की, और पेप्टाइडोग्लाइकैन के अंदर क्या क्या होगा, हमारा शुगर चेन होगी और पेप्टाइड चेन होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें पेप्टाइडोग्लाइकैन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखिए जिसके अंदर ये हमारा नैम और नैग होती हैं। नैम नैग क्या है, ये हमारा शुगर चेन है। अब इतना डिटेल में आप लोग मत समझिए, बट सिंपली समझिए कि हमारा एक होता है नैम, एक होता है नैग, ठीक है। तो नैम नैग के साथ, नैम नैग हमारी होती है बेसिकली शुगर चेन्स, और देखिए इनके साथ ही हमारा देखिए इसमें जो नैम होता है, नैग में नहीं होता है, जो नैम होता है, तो नैम के पास हमें जो है पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे देखिए इस नैम में आप लोग को जो है 5 अमीनो एसिड्स जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारी होती है पेप्टाइड चेन। अच्छा यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो नैम नैग है ना, तो ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ मतलब कह सकते हो कंबाइन करके हमारा सेल वॉल बनाते हैं। अच्छा कंबाइन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर होती है नैम नैग, ठीक है, नीचे भी नैम नैग। अच्छा यहाँ पे देखिए इनकी जो हमारा अमीनो एसिड्स है ना, तो ये अमीनो एसिड्स के बीच में एक लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। और इस लिंकेज में हमारा कह सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एंजाइम होता है या फिर प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा नैम, ठीक है, और ये हमारा जो नैग है, ठीक है, तो ये मतलब यही दोनों कंबाइन करके हमारा सेल वॉल बनाते हैं। और देखिए इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि जो नैम में क्या होता है, नैम में हमारा कह सकते हो हमारा जो है पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती है, और ये पेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इनके कनेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल कौन प्ले करता है, हमारा जो है पीबीपी। और पीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये हमारा वो प्रोटीन होता है, और इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये एंजाइम आप लोग इसको कह सकते हो, फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हो।
तो यही हमारा कह सकते हो इनको आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो सेल वॉल है ना, ये बनती कब है, ये बनती तब है जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग रोक दें तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना, ये हमारा इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे अटैक करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। जब ये इसको ब्लॉक कर देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो नैम नैक के बीच में जो बॉन्ड था ये हमारा हो जाता है ब्रेक, और जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जब देखिए भाई ये दोनों जब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारी सेल वॉल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल यहाँ पे जो है कह सकते हो उसकी सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है और हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। बाकी फ्लो चार्ट में आप लोग सिंपली समझना चाहो तो यहाँ पे देखिए जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले तो वो एंटर करते हैं, ठीक है। और एंटर करने के बाद क्या होता है, वो हमारा जो है कह सकते हो प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होगा, ठीक है। ये प्रोटीन नहीं होगा, पेनिसिलिन होगा, पीबीपी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारा जो है पीबीपी क्या होता है भाई, ये हमारा एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है। भाई देखिए एंजाइम प्रोटीन में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एंजाइम किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा वो एंजाइम होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग इसको जब रोक देते हैं तो हमारा यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान लिंक नहीं हो पाते हैं, और जब लिंक नहीं होते हैं तो सेल वॉल की सिंथेसिस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी जो है कह सकते हो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पे अपना काम करते हैं। और यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को सभी जगह पे जो है मेंशन कर देना है। अगर आप लोग को ये वाला मेंशन करना है तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, अगर आप लोग को ये मेंशन करना है तो आप ये मेंशन कर सकते हो। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेनिसिलिन के बारे में। अब देखिए पेनिसिलिन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे सेम सही रहने वाला है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग यहाँ पे इसका पूछते भी हैं तो आप लोग यहाँ पे वही जो बीटा लैक्टम के अंदर आप लोग को मिला है, ठीक है, वही आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्योंकि देखिए एग्जाम में आप लोगों से बीटा लैक्टम नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आप लोगों से पेनिसिलिन के बारे में ही पूछेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को पेनिसिलिन के अंदर वही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वाला ही मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसकी फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेनिसिलिन के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक हो जाता है। और आप मान के चलिए कि यहाँ से तो मतलब पेनिसिलिन के ऊपर क्वेश्चन ना है बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। अगर आप लोग की किस्मत बहुत खराब हुई तो नहीं आएगा, वरना जरूर पेनिसिलिन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा था फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी कि इसी की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो मॉडर्न मतलब एंटीबायोटिक्स का एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये पहली एंटीबायोटिक थी और इसको यहाँ पे भाई हमारा एक मोड था। मोड मतलब हमारा मोड क्या होता है, फंजाई का एक टाइप होता है, फंजाई का एक टाइप होता है। तो ये हमारा एक मोड था पेनिसिलियम नोटैलम, तो उसी से हमारा ड्राइव किया गया था। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए करते हैं और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। अब पेनिसिलिन देखिए, अब पेनिसिलिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हर पेनिसिलिन का एक जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर है। बाकी आप लोग जो है इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जनरल है तो इसको आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा सेम है जैसा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब हो सके आप लोग एक दो भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। बाकी देखिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की, तो देखिए अगर हम लोग सोर्सेज के बेसिस पे करें तो नेचुरल से हमारा पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, ये हमारी नेचुरल होती हैं। और सेमी सिंथेटिक की बात करें तो हमारा क्लॉक्सासिलिन हो गया, डाइक्लॉक्सासिलिन, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बस आप लोग को बता देंगे। रूट्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब ओरल से कौन कौन सी है, पेरेंट्रल मतलब की जो इंजेक्शन आईवी वगैरह से दी जाती हैं, स्पेक्ट्रम मतलब की जो नैरो, ब्रॉड, इंटरमीडिएट से एक्सटेंडेड हो गया। रेजिस्टेंस देखिए अगर कोई हमारा बीटा लैक्टमेज से रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि मतलब कि उस पर बीटा लैक्टमेज अपना एक्शन नहीं शो कर सकता है, तो इस मतलब ये हमारा मैथिसिलिन वगैरह हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारा बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि इस पे हमारा बीटा लैक्टमेज कुछ भी जो है इसको रोक नहीं पाता है। लेकिन नॉन रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बीटा लैक्टमेज क्या होता है, इनको जो है बीटा लैक्टमेज जो है रोक देता है। मतलब कि ये सारी हमारी वो पेनिसिलिन है जिन पे बीटा लैक्टमेज क्या होता है अपना एक्शन शो कर सकता है और हमारा अच्छे से काम करने से रोक सकता है। और उसके बाद रेजिस्टेंस टू एसिड्स की बात करें तो मान लीजिए कि हमारा जो है एसिड स्टेबल की बात करें तो एसिड स्टेबल होती हैं, एसिड अनस्टेबल की बात करें तो ये सारी होती हैं। तो देखिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बस नाम ही पढ़ना है, मुझे और कुछ समझाने वाला है नहीं।
तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे पेनिसिलिन का डिटेल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन हमारा रैपिडली हमारा जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा ट्रिपल बी और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा लीवर के थ्रू मेटाबलाइज हो जाती है और प्राइमली यहाँ पे अनचेंज ही एक्सक्रीट हो जाती है, यानी कि इसका जो है कह सकते हो ज़्यादा मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और एलिमिनेशन की बात करें तो हमारा रीनल एक्सक्रीशन यहाँ पे इसका हो जाता है। हाफ लाइफ की बात करें तो लगभग 30 से 60 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है। और यहाँ पे जो है रीनल इम्पेयर में यहाँ पे बाकी देखिए हाफ लाइफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाकी देखिए हाफ लाइफ की हम लोग बात करें तो हमारा लगभग हाफ लाइफ कम ही होती है 30 से 60 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे अगर रीनल इम्पेयरमेंट यानी कि अगर हमें कोई रीनल डिजीज हो रखी है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि भाई देखिए जब रीनल डिजीज होगी तो हमारा जल्दी एक्सक्रीट नहीं होगी तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई एडवर्स इफेक्ट में हमारे यहाँ पे एलर्जी वगैरह हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, वही सारे हैं, कॉमन ही है, ठीक है, एनीमिया, सीजर्स और एल्टिकारिया। देखिए एल्टिकारिया में क्या होता है कि हमारे स्किन में एक हिप्स डिजीज होती है जो कि हमारे स्किन में रेड कलर के रैसेज वगैरह हो जाते हैं, तो वो हमारा अल्टिकारिया होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो हमारा निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गया, मेनिंजाइटिस। अच्छा देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए कि कभी भी किसी भी डिजीज के आगे, किसी भी वर्ड के अगर आइटिस लगा है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, मतलब जिसके आगे लगा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन। अब देखिए मेनिंजाइटिस मतलब क्या हुआ, मेनिंजस होती है हमारी, और इसके आगे लगा है आइटिस यानी कि मेनिंजस में इन्फ्लामेशन। मेनिंजस क्या होती है, ब्रेन में हमारी मेनिंजस लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद गोनोरिया, तो ये भी हमारे एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि इनफर्टिलिटी वगैरह कॉज कर सकती है। और जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उसमें तो यूज होती है। और देखिए यहाँ पे भी आ गया एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या हुआ, आइटिस, और कहाँ पे, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कहाँ होता है, हमारी हार्ट की लेयर होती है, तो जो हार्ट की लेयर होती है वहाँ पे भी हमारा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये सारे इन सबके यूज में, मतलब इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे पेनिसिलिन का डिटेल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपने पेनिसिलिन को जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने जो कि हमारा सेफेलोस्पोरिन है। तो सेफेलोस्पोरिन देखिए भाई ये भी हमारा एक टाइप का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है कह सकते हो मतलब कि जितने भी टाइप के सेफेलोस्पोरिन्स हैं उन सबका जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है वो होता है सेफेलोस्पोरिन सी, मतलब कि इन्हीं से हमारी सारी सेफेलोस्पोरिन बनती हैं। और ये हमारा किससे मिलता है, ये हमारा एक फंगस होता है सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम, ये हमारा एक फंगस होता है, उससे हमें देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है। और अगेन हम लोग यहाँ पे इसके भी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका भी क्लासिफिकेशन देखिए हमारा जो है जनरेशन के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। मतलब कि देखिए अब इसमें हमारा फर्स्ट जनरेशन में हमारा मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, अच्छा देखिए जनरेशन में भी मान लीजिए ओरल है तो अलग हो गया, पेरेंटल अलग हो गया, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में ओरल में हमारा सिफेलेक्सिन हो गया, सिफाड्रॉक्सिल हो गया, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमारा जो है ओरल के अंदर हमारा सिफेक्लोर, फिर पेरेंटल के अंदर ये सारी हो गई। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा ओरल हो गया, पेरेंटल हो गया। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन में हमारा फोर्थ में हमारा ओरल नहीं है और फिफ्थ में भी हमारा ओरल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पेनिसिलिन के जो सेफेलोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारी ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ट्रिपल बी को ये भी हमारी क्रॉस कर जाती है, स्पेशली जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन होती हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म यानी कि लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती हैं और रीनल एक्सक्रीशन इनका हो जाता है। और हाफ लाइफ यहाँ पे जो है इनकी लगभग 0.5 से 2 आवर्स तक देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है, कोई किडनी डिजीज है तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा एलर्जी हो सकती है, डायरिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। हेडेक हो सकते हैं, नोजिया, ब्लीडिंग, ये सारे हमारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, यूटीआई, साइनोसाइटिस मतलब हमारा नोज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, हमारी नेजल मेम्ब्रेन्स में। और गोनोरिया हम लोगों ने देखा ये हमारी जो है एक टाइप की हमारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो ये सारे यहाँ पे इसके जो है थेरापेटिक यूजेज हो जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी एक ड्रग के बारे में जो कि आप लोग के सिलेबस में दी हुई है डायरेक्टली, हमारी क्लोरमफेनिकॉल। अब देखिए क्लोरमफेनिकॉल बेसिकली हमारी कोई क्लास नहीं है बल्कि हमारी एक स्पेसिफिक ड्रग है। तो देखिए
ये हमारी एक टाइप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं। बाकी इसकी डिस्कवरी यहाँ पे 1947 के टाइम पे हुई थी और ये भी हमारा जो है, अच्छा देखिए क्लोरामफेनिकॉल की स्पेशल चीज़ क्या है कि सिंथेटिकली ये पहली बार फर्स्ट एंटीबायोटिक था। यानी देखिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स हम लोग यहाँ पे माइक्रोब्स से हम लोगों ने बनाए थे जो कि नेचुरल थे। सिंथेटिकली लैब में प्रोड्यूस होने वाला ये पहला एंटीबायोटिक था और यहाँ पे ये हमारे बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यहाँ पे इफेक्टिव देखने को मिलता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह हो जाता है तो ये चीज़ आप लोग अवॉइड करिए। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को दिख भी रहा है तो आप लोग अवॉइड कर दीजिए, फार्माकोलॉजी में इसका आप लोग को काम नहीं लगेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप लोगों को समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसको अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अभी आप बिल्कुल सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि देखिए अभी आप थोड़ा सा बहुत सिंपली समझ लीजिए, अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझो कि जो हमारा बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है इसमें हमारी 2 यूनिट होती है, एक होता है 50S, एक होता है 30S, ठीक है। और इसी राइबोसोम में हमारी होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनता है। तो अब ये करता क्या है, ये जो हमारा क्लोरामफेनिकॉल है ये बैक्टीरिया की 50S यूनिट पे बाइंड हो जाता है, मतलब राइबोसोम की, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। अभी आप लोग यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए और अभी ये कैसे करता है, क्या करता है, ये हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो आप लोग को पता है प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स भाई अमीनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तभी प्रोटीन बनता है। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं, इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे करते क्या है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक कर देते हैं, है ना। इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोक देते हैं तो हमारा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाते हैं, और जब अमीनो एसिड्स नहीं जुड़ेंगे तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा तो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी बैक्टीरियल डेथ हो जाती है। तो देखिए अभी ये क्या होता है, अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये हमारा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली रैपिडली हमारा यहाँ पे, और IM रूट से यहाँ पे भी इसको दिया जा सकता है जो कि हमारा बहुत ही रैपिड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी हमारी BBB और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, रीनल एक्सक्रीशन, हाफ लाइफ हमारी 1.5 से 4 आवर तक देखने को मिल जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा वही सब है, रैशेज हो गया, एलर्जी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूजेस की बात करें तो हमारा मेनिंजाइटिस हो गया, और हमारा टाइफाइड, प्लेग, और हमारा एनीमिया, एच पाइलोरी हमारा जो अल्सर में जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जो बैक्टीरिया, तो ये सारे हमारे इनके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे क्लोरामफेनिकॉल। और बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस को देखें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पेनिसिलिन देखा, सेफेलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकॉल देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैक्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह मेडिसिनल से देख लेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मैक्रोलाइट्स के बारे में। तो देखिए मैक्रोलाइट्स भी हमारी यहाँ पे एक टाइप की बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होती हैं, यानी कि ये हमारा किस तरीके से काम करते हैं, बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को यहाँ पे रोकने का काम करती हैं, उनको किल नहीं करती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ड्राइव करी जाती हैं। और देखिए इनका नाम मैक्रोलाइट्स क्यों पड़ा हुआ है, देखिए मैक्रो से मतलब है थोड़ा सा बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, आप लोग को पता होगा। और लाइट्स, देखिए लाइट्स यहाँ पे हमारा लैक्टोन रिंग को डोनेट करता है। और लैक्टोन रिंग क्या होती है, लैक्टोन रिंग बेसिकली हमारी काफ़ी जो है 14 से 16 कार्बन की काफ़ी लंबी सी रिंग होती है। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पे मैक्रोलाइट्स यानी कि ये काफ़ी बड़े रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिसमें टोटल हमारी जो है 14 से लेके 16 कार्बन, यानी डिफरेंट ड्रग्स में हमारे डिफरेंट किसी में 14 होंगे, किसी में 15, किसी में 16 कार्बन देखने को मिलता है। और इनके साथ हमारा शुगर जो है अटैच्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो एक हमारा ये शुगर ग्रुप हो गया, एक हमारा ये शुगर ग्रुप हो गया, तो ये दोनों अटैच्ड रिंग हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें से एक हमारा डेसोसामीन शुगर होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोगों को ये वाली शुगर दिख रही है ये हमारी है डेसोसामीन, और ये जो नीचे वाली आप लोगों को दिख रही है ये वाली, ये हमारी है क्लैडिनो शुगर। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ देखिए ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ना इसमें कोई स्टार ड्रग है, बस हमें इसका सार पढ़ना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी देखिए इरिथ्रोमाइसिन हमारी पहली मैक्रोलाइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था, और उसको यहाँ पे 1952 में पहली बार यूज़ किया गया था।
और यहाँ पे देखिए इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे जो हमारा इरिथ्रोमाइसिन था जो कि मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे पेनिसिलिन की जगह पे करते थे। अब देखिए पेनिसिलिन की जगह पे क्यों करते थे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कुछ कुछ जहाँ पे क्या होता था कि पेनिसिलिन हमारे यहाँ पे कह सकते हो हमारा क्या हो जाता था, हमारा रेजिस्टेंट हो जाता था, यानी कि पेनिसिलिन कह सकते हो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, यानी कि कुछ देर काम किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बॉडी के मतलब पेनिसिलिन हमारा रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी पे अपना एक्शन ही नहीं शो कर पा रहा है बैक्टीरिया पे। तो यहाँ पे उस केस में हम लोग यहाँ पे पेनिसिलिन की जगह क्या करते थे, हमारा एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते थे, जो कि हमारा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट को यहाँ पे प्रिवेंट करता था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसमें हमारी एक लैक्टोन रिंग होती है, 2 हमारे शुगर ग्रुप्स होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को पड़ेगा। थोड़ा समझिए कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, तब हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए आप लोग को पता है कि भाई चाहे हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे हमारा बैक्टीरिया हो, प्रोटीन हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई यही प्रोटीन हमारा किसी भी कह सकते हो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ वगैरह में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा देखिए चलिए ठीक है, प्रोटीन जरूरी होता है, लेकिन प्रोटीन बनता कैसे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है, तो ये आरएनए ही बनाता है हमारा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है कि आरएनए हमारा प्रोटीन बनाता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, क्या आप लोग को पता है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी होती है राइबोसोम के अंदर, ठीक है। राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, लेकिन देखिए प्रोटीन हमारा बनता किससे, आरएनए से, यानी देखा जाए तो आरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलके हमारा प्रोटीन बनाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो आरएनए है, अब ये भी हमारा 2-3 टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, तो यही हमारा कह सकते हो बहुत रोल प्ले करता है। फिर एक हमारा होता है टीआरएनए, ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हो हमारा ये भी मतलब इन तीनों का रोल होता है। और एक होता है आरआरएनए जो कि हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम में अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब ये तीनों मिलके हमारा कह सकते हो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए अब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जो डीएनए और आरएनए है, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझें। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, डबल हेलिकल रिंग होती है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिंगल हेलिकल रिंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा देखिए ये आरएनए का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये बेसिकली एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, मैसेंजर आरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप लोग ध्यान समझिएगा कि आरएनए आप लोग समझ गए ना, आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए बनके आरएनए से बनता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में, यानी राइबोसोम और आरएनए दोनों मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम देखिए, अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारी होती है 2 सब यूनिट। एक होता है देखिए, एक थोड़ा सा आप लोग को बड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। एक आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, ठीक है, बस नाम है, आप लोग मतलब इतना डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कि राइबोसोम होता है, इसमें एक होता है लार्ज सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, और एक होता है स्मॉल सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 30S। अच्छा देखिए ये हम लोग बैक्टीरियल राइबोसोम की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइबोसोम में क्या होता है, ये 50S की बजाय 70S होता है, लेकिन अभी आप लोग बैक्टीरियल समझिए। तो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, हमारा आरएनए हो गया और हमारा राइबोसोम हो गया, लार्ज और स्मॉल। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा राइबोसोम होता है, इसके अंदर हमारे कह सकते हो इसके अंदर हमारे 3 ब्लॉक्स देखने को मिलता है। एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है पी, और तीसरे का नाम होता है ई। अब क्या होता है इतना डिटेल में मत समझो, आप लोग इतना समझो, इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, ए पी ई, ठीक है, समझ गए इतना? ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझना, होता क्या है जब हमारे प्रोटीन बनने वाला होता है, प्रोटीन बनती है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, इनके बीच में जो हमारा ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये हमारा इनके बीच में आ जाता है, मतलब कि ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से आ जाता है। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, इसको हम ये हमारा होता है बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे देखिए इन नाइट्रोजनस बेस की ना करेक्ट जो है कह सकते हो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि ये आरएनए पे भी देखने को मिलता है, डीएनए पे भी होता है, बट आरएनए वाला आप लोग समझिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा आरएनए है, इसके ऊपर ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया राइबोसोम की लार्ज यूनिट, ये हो गई स्मॉल, इन दोनों के बीच में हमारा आरएनए आ गया। अच्छा देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा
ये जो हमारा राइबोसोम होता है ना, तो अब इसमें देखिए होता क्या है, ये जो हमारा टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा यहाँ पे इनके बीच में, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिए कि ये है ऐसा ही, लेकिन हम लोग सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, इसमें होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये हमारा सबसे पहले एंटर करता है हमारे ए वाले में। देखिए सबसे पहले वाले का नाम, इसका आप लोग, सबसे पहले वाले का नाम है ए, दूसरे वाले का नाम है पी, थर्ड वाले का नाम है ई। तो सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए है ना, ये हमारा देखिए, ये हमारा टीआरएनए है, ये हमारा एंटर करता है ए वाले में। अच्छा देखिए, ये जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके ऊपर बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके पास होता है एक हमारा जो है हमारा अमीनो एसिड, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड इसके ऊपर लिंक रहता है, और हर एक के पास अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो अलग अलग टीआरएनए के पास अलग अलग टाइप का हमारा अमीनो एसिड अटैच होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये हमारा अमीनो एसिड के साथ एंटर करता है ए वाले ब्लॉक में, ठीक है, तो ए वाले ब्लॉक में एंटर किया। अच्छा देखिए, ए वाले से क्या होता है, ए वाले से फिर ये जाता है पी वाले में, ठीक है, मतलब कि ए वाले से यहाँ पे ये गया पी वाले, बीच वाले ब्लॉक में। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये वाला जो हमारा टीआरएनए था, ये सबसे पहले एंटर हुआ ए में, ए से गया पी में। अच्छा देखिए, जब ये ए से पी में जाता है तो एक और हमारा टीआरएनए जो है तो फिर से ए में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पहला वाला टीआरएनए था, देखिए इसके पास जो है दूसरे टाइप का अमीनो एसिड है, लेकिन जब ये हमारा पी में पहुंचा तो जो नया वाला ए में आया, इसके पास डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग कि हुआ क्या, हमारा होता है राइबोसोम के अंदर होते हैं 3 ब्लॉक, ठीक है, और जहाँ पे जब प्रोटीन बननी होती है तो यहाँ पे इनके बीच में हमारा आता है आरआरएनए, और जब ये आरआरएनए आता है तो होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए होता है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले ए में एंटर करता है, फिर ए से बी में जाता है। जब ये ए से बी में जाता है तो ए वाले में नया आ जाता है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये ए से बी में गया तो फिर ये फर्दर यहाँ पे बी से जो है ई में जाता है, ई, ठीक है, ई में जाता है। और जब ये हमारा पी से ई में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये वाला था ये हमारा फिर से इसमें आ जाएगा, और जब ये फिर से इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे एक नया आ जाएगा। यानी देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को 3 अलग अलग टाइप के टीआरएनए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये वाला, ठीक है, ये वाला जब इसमें जाएगा ई वाले में, ठीक है, तो ये इसमें जाता तो है, लेकिन जो इसका अमीनो एसिड होता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है कह सकते हो यहीं पे रह जाता है। मतलब देखिए एक्चुअल में यहीं पे नहीं रह जाता है। देखिए अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि मैं तो बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा समझिए कि जिनको नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो इजी करने के लिए आप लोग समझिए कि होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए है वो सबसे पहले ए में आता है, ए से पी में जाता है, पी से ई में जाता है। देखिए ए से जब पी से ई में जाता है तो ये क्या होता है, ये अपना अमीनो एसिड जो है यहीं पे छोड़ जाता है, और जब यहाँ पे छोड़ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया टीआरएनए आता है और वो हमारा जो है नया अमीनो एसिड लेके आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 अमीनो एसिड हो गए, यानी कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला जब इसमें गया तो इसने अपने वाले अमीनो एसिड को छोड़ दिया, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला फर्दर इसको लेके आया, तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड हो गए। और देखिए जब ये यहाँ पे इसमें, अब ये फर्दर इसमें जाएगा और ये इसको छोड़ जाएगा, यानी अब इस तरीके से देखिए एट लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट में जो है हमारा जो बीच वाला सेक्शन होता है पी वाला, ठीक है, पी वाला जो ब्लॉक होता है, इसमें हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं। और इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोटीन है ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से होते हैं, यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है कंबाइन होते हैं, कंबाइन किससे होते हैं, इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से बन जाते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाते हैं, तो हमारा बेसिकली जो है प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे टीआरएनए आते जा रहे हैं, और हमारा यहाँ पे बहुत सारा अमीनो एसिड लिंक होता जा रहा है, और एट लास्ट में क्या होगा, देखिए होता क्या है कि ये सारे हमारे कैसे आते हैं, बेसिकली जो हमारा राइबोसोम है ना, ये हमारा टीआरएनए की तरफ मूव होता है। मतलब कि जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, मान लीजिए ऐसे टीआरएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से ये मूव करता करता एकदम लास्ट में पहुँचता है, और जैसे ही लास्ट में पहुंचता है, ठीक है, तो लास्ट में जब इसका एंड होने वाला होता है तो यहाँ पे देखिए एंड होते होते क्या होता है, एंड होते होते इस राइबोसोम के ऊपर हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पे एंड में पहुंचता है फिर ये अमीनो एसिड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और ये रिमूव किस फॉर्म में हो जाते हैं भाई, प्रोटीन के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन बनता है। मतलब ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में था, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप लोग यहाँ पे समझिए सिंपली कि हुआ क्या कि हमारा जो
rRNA होता है, यानी कि जो हमारा mRNA होता है, मैसेंजर RNA, वो हमारा इन दोनों के बीच में आता है। और यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम होता है, इसमें 3 ब्लॉक होते हैं E, P, A। इसमें क्या होता है, हमारा tRNA सबसे पहले A में आता है, A से P में जाता है और P से E में जाता है, ठीक है। अच्छा, E हमारा होता है एग्जिट, यानी कि यहाँ से जो है एग्जिट बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, बहुत सारे tRNA यहाँ पे आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और जब निकलते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे बीच वाले में हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एट लास्ट में क्या होता है, ये रिमूव हो जाते हैं और प्रोटीन बन जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो हमारा tRNA होता है, ठीक है, वो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा A में एंट्री करता है, फिर A से P में जाता है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे उसका मैचुरेशन होता है, जहाँ पे हमारी पेप्टाइड चेन्स डेवलप होती हैं, और फिर P से E में जाता है और E से बाहर निकल जाता है। यानी देखिए सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारी मेन प्रोटीन सिंथेसिस किस जगह हो रही है, इस P वाले ब्लॉक में हो रही है, ठीक है। यहीं पे तो हमारे कह सकते हो पेप्टाइड चेन्स बन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो हमारा मैक्रोलाइट्स होता है ना, ये हमारा राइबोसोम की 50s यूनिट पे काम करता है, यानी कि इस 50s यूनिट पे क्या करता है, ये अपना एक्शन शो करता है, और यहाँ पे देखिए करता क्या है, बाइंड द ट्रांसलोकेशन, यानी कि ये जो हमारा tRNA है उसको A साइड से P साइड पे जाने ही नहीं देता। यानी कि देखिए भाई, हमारा जो राइबोसोम, हमारा जो tRNA था वो हमारा A से P में जा रहा था, तभी तो हमारा प्रोटीन बन रही थी। अगर वो A से P में जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा भाई, A में आ गया, लेकिन अगर A से P में नहीं जा पाया तो कोई काम का है नहीं, तो हमारी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या, एज अ रिजल्ट प्रोटीन सिंथेसिस इज halted, ठीक है, विच प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एसेंशियल प्रोटीन्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, लीड्स टू बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसका ओरली यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी फूड यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका वाइडली हो जाता है, और ये भी हमारे प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा लिवर से हो जाता है। एक्सक्रीशन हमारा रीनल और बैलियरी दोनों तरीके से यहाँ पे इसका एक्सक्रीशन हमें देखने को मिल जाता है। और हाफ लाइफ की बात करें तो देखिए थोड़ा सा एरिथ्रोमाइसिन का 1 से 4 घंटे, और यहाँ पे देखिए हमारा एक ड्रग होती है एजिथ्रोमाइसिन, तो इसकी हाफ लाइफ हमें लगभग 60 आवर्स तक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट ड्रग्स की हमारी डिफरेंट हाफ लाइफ इसमें होती है। एडवर्स इफेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा डायरिया हो गया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, तो ये सारे हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। और यूजेस की बात करें तो हमारा निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो गया, गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हुपिंग देखिए एक हुपिंग कफ होता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस कफ का फॉर्म हो जाता है, खांसी का। और एश पाइलोरी इन्फेक्शंस हो गए, हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मैक्रोलाइट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्विनोलोन्स की बात करें तो ये भी हमारा यहाँ पे आपके सिलेबस में दे रखा है, और क्विनोलोन्स के अंदर हमारा एक सब टाइप होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ये भी आप लोग के सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन वगैरह डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने फ्लोरोक्विनोलोन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्विनोलोन्स की बात करें तो ये हमारा एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, जो कि हमारा बेसिकली जो है डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और बहुत ही पोटेंट होते हैं। और यहाँ पे इनके देखिए इनको क्विनोलोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्विनोलोन की रिंग देखने को मिलती है। बाकी अगर अभी देखिए इसका हम लोग सार वगैरह भी हमें पढ़ना है तो और चीज़ हम लोग देखेंगे। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्विनोलोन्स किल्स बैक्टीरिया बाय इंटरफियरिंग विथ डीएनए सिंथेसिस एंड इनहिबिटिंग देयर रेप्लिकेशन पाथवे। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो हमारा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए क्या होता है कि जब डीएनए यहाँ पे कह सकते हो डीएनए भाई देखिए जब डीएनए कह सकते हो जब नए डीएनए बनाता है, ठीक है, जब यहाँ पे डीएनए खुद से नए डीएनए बनाता है और भी जो डीएनए बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए इस डीएनए रेप्लिकेशन के पाथवे में ही हमारा यहाँ पे क्विनोलोन्स हमारा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नीड्स टू अनवाइंड इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स टू बी यूज्ड एज द टेम्पलेट। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप लोग को डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक पता है तब तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, नहीं भी पता है तो आप लोग सिंपली समझो। आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जहां भी देखा है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें आप लोग को डबल जो है स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया, एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया।
अच्छा देखिए, जब डीएनए की सिंथेसिस, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो हमें क्या होता है, हमें इस स्ट्रैंड को ना बीच से ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रैंड को बीच से ब्रेक करने के लिए क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम होता है, एक होता है टोपो आइसोमरेज सेकेंड 2, ठीक है, एक हमारा डीएनए गायरेज हो गया, फिर हमारा टोपो आइसोमरेज 4। तो ये सारे एंजाइम कहीं ना कहीं मिलके हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें से कुछ हमारे इसको अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड का मतलब है कि देखिए भाई, ये पहले आपस में जुड़े हुए हैं ना, कि देखिए यहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इनको खोलना है हमें। अनवाइंड का मतलब इन्हें हमें खोलना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको ओपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलाउ, तो हमें इनको ओपन करना होता है, नीड्स टू बी अनवाइंड इनटू 2 सिंगल, यानी कि हमें इनको 2 सिंगल डीएनए स्ट्रैंड में अनवाइंड करना होता है टू प्रोसीड अवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू अगर। और यहाँ पे देखिए, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो डीएनए होते हैं, ठीक है, तो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी देखा हो, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पे इनके बीच में कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। देखिए, अगर आप लोग को पता है तब तो आप लोग सब समझ रहे होगे, नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग सिंपली समझो, कभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसा दिखता है। तो ये जो आप लोगों को दिखता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनके बीच में ना, अब इनके बीच में ना एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पे हमारे 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं डीएनए में, एटीजीसी, ठीक है, एडनिन, एडनिन, थायमिन और हमारा ग्वानोसिन और हमारा साइटोसिन, ठीक है। तो अब ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ ही जुड़ता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए जो है टी की बजाय सी से जुड़ गया, या फिर टी हमारा जी से जुड़ गया, तो हमारा डीएनए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इनके सीक्वेंस, इनकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, दिस अनबाइंडिंग प्रोसेस इज डन बाय बैक्टीरियल टोपो आइसोमरेज 2 टाइप एंजाइम्स, डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज 4। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहली बात कि अगर हमें डीएनए बनाना है तो हमें इसको अनवाइंड करना है, और अनवाइंड करने के लिए हमारे कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारा टोपो आइसोमरेज 2 वगैरह हो गया। अब क्विनोलोन देखिए कैसे काम करते हैं। क्विनोलोन्स एक्सर्ट देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग दीज एंजाइम्स, देयर बाय स्टॉपिंग द सिंथेसिस प्रोसेस। अब क्विनोलोन्स क्या करते हैं, इन्हीं सारे एंजाइम्स पे काम करके इनको इनहिबिट कर देते हैं। अब भाई, जब यह सारे हमारे एंजाइम ही नहीं होंगे तो डीएनए अनवाइंड नहीं होगा, और जब डीएनए अनवाइंड ही नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और जब डीएनए ही नहीं बनेगा तो हमारा फर्दर आगे भी चीजें नहीं होंगी, तो हमारा क्या होगा भाई, बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो किल हो जाएगा। तो देखिए, ये था हमारे यहाँ पे क्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भाई वही है, हमारा ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये भी हमारा प्लेसेंटा ट्रिपल को क्रॉस कर जाती हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, रीनल एक्सक्रीशन, 3 to 12 आवर्स हाफ लाइफ, यही सारे हमारे इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे नोजिया, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, एलर्जी, वही सारी चीज़ें हैं। और अगेन हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो हमारा इसका यूज जो है, देखिए इसका मेजर यूज हम लोग यहाँ पे यूटीआई में करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। बाकी निमोनिया, साइनोसाइटिस, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस मतलब जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, और हमारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी इन्फेक्शन होता है, स्पेशली हमारा जो है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स दिया हुआ है, जो कि हमारा देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स बेसिकली हमारा क्विनोलोन्स क्लास के अंदर की ही ड्रग है। और देखिए, ये हमारे एक टाइप की सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती हैं, और ये भी हमारा क्विनोलोन्स फैमिली में ही बिलोंग करती है, उसी का एक टाइप होती हैं। बाकी देखिए, इनका नाम फ्लोरोक्विनोलोन्स इसलिए है क्योंकि जो इनका जो स्ट्रक्चर है क्विनोलोन्स का, उसके 6th पोजीशन पे हमें फ्लोरीन एटम देखने को मिलता है, इसीलिए इनका नाम हो जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स। बाकी ये भी हमारा बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सभी के अगेंस्ट में इफेक्टिव होती हैं। अब ये हमारी 2 तरह से क्लासीफाई करी जा सकती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। इनके अंदर आप लोग ड्रग्स देख लीजिएगा। एमओए की बात करें तो हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है हमारे क्विनोलोन्स की तरह, क्योंकि हमारे उसी के अंदर की ड्रग है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा लगभग ये भी फार्माकोकाइनेटिक्स भी लगभग यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, जैसा हम लोगों ने क्विनोलोन्स में देखा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा देखिए फोटो सेंसिटिविटी, यानी लाइट से हो सकता है, हमें लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है, और हेडेक हो गया, डिजीनेस, एलर्जी और नोजिया, डायरिया। देखिए, ये सब चीज़ें आप लोग को पता है ना भाई। हमारा हेडेक, सर दर्द हो गया, डिजीनेस मतलब थोड़ा सा बेहोशी, चक्कर आना, और हमारा और एलर्जी वगैरह मतलब एलर्जी आप लोग समझ रहे हो, नोजिया मतलब जी मिचलाना, डायरिया हमारा जो है डायरिया तो आप लोग को पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा यूटीआई हो गया, निमोनिया हो गया, साइनोसाइटिस, हमारा नेजल इन्फ्लेमेशंस हो गया, प्रोस्टेटाइटिस, एंथ्रैक्स। देखिए, एंथ्रैक्स बेसिकली हमारा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि जनरली तो हमारा एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन हमारा ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और सेप्सिस, तो सेप्सिस हमारा एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत ही सीरियस डिजीज हो जाती है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या होता है
इसमें हमारी बॉडी जो है जब किसी इन्फेक्शंस के, देखिए हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है भाई वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करते करते हमारी बॉडी टिश्यूज़ को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारे इसके यहाँ पे हमारे थेरापेटिक यूजेस देखने को मिल जाते हैं। इन सब में हम लोग यहाँ पे अपने फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने फ्लोरोक्विनोलोन्स को भी, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन्स भी कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। टेट्रासाइक्लिन, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, इसका नाम ही टेट्रासाइक्लिन इसलिए क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिक यानी कि 4 साइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। बाकी देखिए दे आर पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एजेंट्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। अच्छा देखिए बहुत ही ब्रॉड होते हैं, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अनाएरोबिक सबके प्रति इनका एक्शन अच्छे से देखने को मिल जाता है। और ये हमारा ह्यूमन और वेटरनरी, मतलब कि ये हमारा जो है कह सकते हो एनिमल्स के ट्रीटमेंट में भी हमारा यहाँ पे इनका यूज देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। और सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले हमारा बेंजामिन मेंगे डगर जो कि हमारा यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग के हेड थे, ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने 71 ईयर्स की एज में, ठीक है, जो है इसको यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारा 4 रिंग देखने को मिलती है, और इसको हम लोग यहाँ पे इसीलिए ऑक्टा हाइड्रोनैप्थसीन बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे मतलब एक कॉमन नेम होता है इसका ऑक्टा हाइड्रोनैप्थसीन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरिएशंस इन फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन ऑन दी कोर लीड टू डिफरेंट डेटा। और यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को दिख रहे हैं इनमें हम लोग चेंजेस करके यहाँ पे, अच्छा देखिए इनकी नेमिंग में नंबरिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे देखिए 4A आ गया, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 5 नहीं है, 4A 5A 6 6A 7, फिर यहाँ पे देखिए फिर 8 9 10, फिर 10A 11 11A 12 12A, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा राइबोसोम की 30S सब यूनिट से बाइंड होता है। अब ये क्या है, इसको हम लोगों ने अमीनोग्लाइकोसाइड में डिस्कस कर लिया, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ये हमारा इसी 30S सब यूनिट पे बाइंड होता है। और देखिए ये बाइंड होकर करता क्या है, ये हमारा जो tRNA होता है उसको अटैच ही नहीं होने देता है। मतलब ये tRNA क्या होता है भाई, ये tRNA सबसे पहले A में आता है, फिर P में, फिर E में, तो ये आने ही नहीं देता है, ये A P में आने से ही रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई नया अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड नहीं हो पाता है। भाई देखिए जब ये आ ही नहीं पाएगा तो अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड क्या होता है इसी tRNA के साथ आते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस या हॉल्टेड यानी कि रुक जाती है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया। अच्छा देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये बैक्टीरिसाइडल नहीं होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको किल नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये रिवर्सिबल एक्शन शो करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हमारा 3 टाइप से हो सकता है। पहला हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि इसकी हाफ लाइफ 6 से 8 आवर्स की होती है, इंटरमीडिएट लगभग 12 आवर्स, और लॉन्ग मतलब जिसकी लगभग 16 आवर्स। तो ये सारे हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे हो गए। सोर्स की बात करें तो नेचुरल से हमारा टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गया, सेमी सिंथेटिक्स प्रोड्रग्स हो गए। प्रोड्रग्स क्या होते हैं, प्रोड्रग्स मतलब जो बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं। इसको हमें नेक्स्ट सेकंड यूनिट में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। फिर हमारा थर्ड हो गया बेस्ड ऑन जनरेशंस, तो जनरेशन मतलब कि जो सबसे पहले बनाई गई फर्स्ट जनरेशन, फिर जो उसके बाद बनाई गई सेकंड जनरेशन, जो बिल्कुल लेटेस्ट है थर्ड जनरेशन, तो इस बेसिस पे हो गया। तो देखिए ये हमारा हो गया टेट्रासाइक्लिन्स का क्लासिफिकेशन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स की बात करें तो लगभग सिमिलर सा ही है जैसा हम लोगों ने अभी तक देखा। हमारा वेल एब्जॉर्ब ओरली और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, लिवर से मेटाबोलाइज, रीनल से एक्सक्रीशन, हाफ लाइफ 6 से 22 आवर्स। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नॉजिया, वोमिटिंग, हिमेटोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, डिजनेस, वही सारे हैं। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब अगर एक्ने हमारा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे निमोनिया, मलेरिया, साइनोसाइटिस और प्रोस्टाइटिस, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे अपना लास्ट टॉपिक दे रखा है हमारे यूनिट 2 में, और इसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने अमीनोग्लाइकोसाइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, क्लासिफिकेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे अपने अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इसके नाम से ही समझना चाहो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ तो अमीन यानी कि नाइट्रोजन देखने को मिलेगा,
और ग्लाइकोसाइड्स यानी कि हमारी कुछ शुगर चेन देखने को मिलेगी। ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि हमारा शुगर, ग्लाइकोसाइड्स मतलब ग्लूकोज। अच्छा देखिए, ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली होता क्या है हमारा, अगर आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा हो, आप लोग को याद हो तो हमारे इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ग्लाइकॉन ए ग्लाइकॉन, है ना। तो वही चीज़ है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारी होती है एक अमीनो साइक्लिटॉल रिंग। ध्यान समझिएगा, जो हमारे जितने भी टाइप के अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, एक होगी अमीनो साइक्लिटॉल रिंग, ठीक है। अब ये हमारा शुगर नहीं होती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, है क्या, अमीनो ग्लाइकोसाइड एक टाइप का है ग्लाइकोसाइड, और ग्लाइकोसाइड अगर आप लोग को याद हो तो ग्लाइकोसाइड होता है जो है, एक होता है इसमें शुगर पार्ट, ठीक है, शुगर मॉइटी होती है, एक होती है नॉन शुगर मॉइटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉन शुगर पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे ये अमीनो साइक्लिटॉल रिंग, ये है हमारा नॉन शुगर पार्ट। और इसके साथ एक नहीं बल्कि दो दो शुगर पार्ट देखने को मिलता है। एक हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पे होता है और एक इस पोजीशन पे। और ये शुगर कौन सी होती है, ये शुगर होती है अमीनो शुगर, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हमें अमीन ग्रुप देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस टाइप से होता है। यानी कि देखिए, एक हमारी साइक्लिटॉल रिंग होती है, एक हमारा अमीनो शुगर यहाँ देखने को मिलता है, एक हमारा अमीनो शुगर यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, अब आप लोगों को भले लग रहा हो कि ये तीनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, यानी ये भी शुगर होगा, बट ये शुगर नहीं है, ठीक है, और ये दोनों शुगर है। तो इन दोनों में आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें आप लोग को ऑक्सीजन ग्रुप जो है रिंग के बीच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि साइक्लिटॉल में ऑक्सीजन ग्रुप रिंग के बाहर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, ये दोनों हमारा शुगर पार्ट हो गया, ये हमारा नॉन शुगर पार्ट हो गया। तो बस यही है। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ग्रुप ऑफ नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इसके अंदर अमीनो साइक्लिटॉल रिंग होती है, जो कि हमारा जो है दो या दो से ज़्यादा अमीन शुगर से जो है लिंक होती है। और लिंक किससे होती है भाई, लिंक हमारा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो उस बॉन्ड से हमारा लिंक होती है। बाकी इसका यूज हम लोग ग्राम नेगेटिव, अच्छा इसका यूज हम लोग मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए करते हैं, और ये हमारा बैक्टीरिसाइडल नेचर का होता है, मतलब ये भी हमारा बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देता है। और इसके अंदर हमें ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, इसकी होती तो है ब्रॉड, लेकिन ये इतना टॉक्सिक होता है थोड़ा सा कि इसका यूज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी की वजह से इसका यूज हमारा लिमिटेड होता है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए देखिए, आप लोग को वही हमारे राइबोसोम की नॉलेज होना जरूरी है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और बाकी देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बैक्टीरियल राइबोसोम होता है उसमें हमारी एक 30S सब यूनिट होती है, एक 50S सब यूनिट होती है। तो ये देखिए क्या करते हैं, ये हमारा राइबोसोम की 30S राइबोसोमल यूनिट से बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद ये करते क्या है, जो हमारा mRNA है जो कि 30S और 50S के बीच में होता है, ये उसकी मिस रीडिंग करा देते हैं, ठीक है, मिस रीडिंग करा देते हैं। और जब मिस रीडिंग हो जाती है तो हमारा प्रोटीन बनता तो है लेकिन वो एबनॉर्मल होता है। जैसे भाई, प्रोटीन में क्या होता है कि हमारा अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है, तो ये उस सीक्वेंस को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन बनता भी है वो हमारा काम का होता नहीं है। हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हो कि होने के बावजूद यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, और हमारा बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और हमारी बैक्टीरियल सेल की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का MOA देखने को मिलता है। और बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन हमारा बेसिकली दो टाइप से हो जाता है। एक हमारा सिस्टमिक हो गए, एक हमारा टॉपिकल हो गए। अब सिस्टमिक में देखिए हमारी ये सारी आ जाती हैं, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारा हमारा सिस्टमिक के अंदर आ गया। और टॉपिकल के अंदर हमारा बेसिकली दो ड्रग आ जाती हैं, हमारा नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन, तो ये सारी हमारे टॉपिकल के अंदर आ जाती हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पुअर देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसको हम लोग जनरली जो है पैरेंटल रूट से देते हैं, जनरली हम लोग IV रूट प्रेफर करते हैं इसके लिए, ठीक है। ओरली यहाँ पे बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ये भी हमारी जो है CNS और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, लिवर से मेटाबलाइज हो जाती हैं, किडनी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, हाफ लाइफ लगभग 2 से 3 आवर्स की देखने को मिल जाती है। एडवर्स इफेक्ट हमारा लगभग वही है कि हमारा किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी हो सकती है, न्यूरॉन में टॉक्सिसिटी हो सकती है, एलर्जी, नोजिया, रैशेस, डिजीनेस, हेडेक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो ये बेसिकली हमारा बोन का एक बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा एंडोकार्डाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 2 ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस यूनिट 2 को पढ़ लिया तो आप लोग की मेडिसिनल भी रेडी है, या फिर मेडिसिनल आप लोगों ने पढ़ रही थी तो आप लोग की ये भी रेडी है। तो इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट आप लोग के एक साथ तैयार हो जा रहे हैं। और बाकी
बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।